कैसे हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मिस की आवाज़ से सर की आवाज़ कैसे हो गई? तो बेटा इसमें कोई ख़ास बात वो नहीं है। मिस की तबीयत थोड़ी सी बेहतर भी नहीं थी, तो अब तो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। आई एम गोइंग टू कवर द लेक्चर ऑफ इंग्लिश एज वेल। ठीक है, आप लोगों ने दिस इज द लेक्चर नंबर 4 और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर? दिस इज गोइंग टू कवर द लेसन नंबर 2 जिसका नाम ट्रीज है। ट्रीज या दरख्त। थोड़ा सा इस पोएम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इफ यू आर हैविंग अ बुक्स विद योरसेल्फ, प्लीज ओपन द बुक्स, पेज नंबर 10। सो इन पेज नंबर 10 यू गॉट एग्जैक्टली द सेम टेक्स्ट जो यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपके सामने आ रहा है। इससे पहले कि हम आगे चलें, पहले तो याद रखिए कि कभी भी हम किसी भी पोएम को अगर इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वाज द राइटर ऑफ दैट स्पेसिफिक पोएम। उसका राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है, पोएट कौन है उसका, या पोएटेस अगर शायरा है कोई तो कौन है, और वो चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इफ यू ओपन द पेज नंबर 11, अपनी बुक का पेज नंबर 11 खोलें, तो बर्जोरन जेरिन एंड बर्जोनसन जो है 1832 से 1910 तक इनका ड्यूरेशन था, was the Norwegian writer. He wrote the poems, plays and novels and it is celebrated for his lyrics to the Norwegian national anthem. ठीक है, नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के नेशनल एंथम कौमी तराने में भी इनका लिरिक्स का कुछ हिस्सा नजर में आता है। He was awarded the Nobel Prize in the Literature in 1903. ठीक है बेटा, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। Whenever we are asking you about how, please write something about the poet, तो आप उस पोएट के बारे में लिख सकते हैं। इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो है नॉर्वेजियन राइटर थे और इन्होंने साथ साथ पोएम भी लिखी है, तो ही इज ऑल्सो अ पोएट एज वेल। सो एंड मैनी ड्रामाज एंड नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय हिम। इनके बहुत सारे ड्रामाज और नॉवेल्स भी लिखे थे, और इसके साथ साथ इन्होंने इनका जो की कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्वे के नेशनल एंथम के अंदर भी इनकी लिरिक्स इस्तेमाल होती हैं। और इसके साथ साथ ही ऑल्सो वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1903। लिटरेचर के अंदर यानी अदब के अंदर, अदब वाला नहीं जो माँ बाप का करते हैं, अदब का मतलब ये जो कहानियाँ लिखना, किताबें लिखना, ये वाले अदब की बात हो रही है। तो इस अदब में उन्होंने जो है नोबेल प्राइज भी वन किया था लिटरेचर के सेगमेंट के अंदर 1903 के अंदर। अब मेरे साथ पोएम पढ़ें। पहले हम पोएम पढ़ते हैं, फिर पोएम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आज एक बड़ी मज़ेदार नई चीज़ भी मैं आपको लिखवाने और सिखाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे और इस तरह से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव करते चले जाएंगे साथ साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ट्रीज, रेडी विथ लीव्स एंड विथ बर्ड स्टूड द ट्री। ठीक है, बिल्कुल रेडी है, खड़ा हुआ है पत्तों के साथ, शाखों के साथ। बर्ड्स नई नई कोपलों को कहते हैं। स्टूड द ट्री, ट्री खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। ठीक है, शैल आई टेक देम, कोई इससे सवाल करे, वो कोई कौन है वो आगे पता चले। शैल आई टेक देम, क्या मैं ये ले लूं, ये कौन? ऊपर किसकी बात हुई है पहली लाइन में? पत्तों की और बर्ड्स की, खोपड़ों की बात हुई है, तो लिहाजा वो उसके बारे में पूछे। शैल आई टेक देम, क्या मैं इनको ले लूं? द फ्रॉस्ट सेड, किसने कहा यहाँ पर? फ्रॉस्ट ने। फ्रॉस्ट क्या होता है हमारे पास? जी जल्दी से मुझे बताएं, फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट हमारे पास वो बर्फान और फ्रीजिंग जिसे कहते हैं वो एरिया होता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉस्ट, वो जो बर्फबारी पड़ती है ना सर्दियों के मौसम में, उसको हम कहते हैं इट्स अ वेरी फ्रॉस्टिंग, तो उसको फ्रॉस्ट के स्पेलिंग में फ्रॉस्ट सेड। नाउ पफिंग, पफिंग के मीनिंग्स आपके ग्लोसरी में दिए हुए हैं। ब्लिंग आउट इन द क्लाउड, यानी कि बिल्कुल बाहर निकल के झांकना, छेड़ना, उसको तंग करना। विद गिली, मुस्कुराते हुए। गिली, डिलाइटफुलनेस, खुशी के साथ। ठीक है, ये अंडरलाइन भी करते जाएं जो मुश्किल वर्ड्स हैं, ताकि आपको सबके मीनिंग भी बताऊं। इन दो लाइनों की मीनिंग क्या हुआ? वो जो दरख्त खड़ा हुआ था अपनी बर्ड्स और लीव्स के साथ, उससे फ्रॉस्ट पूछता है कि जनाब क्या मैं आपको ले लूं, आपके पत्तों को ले लूं? ओह माय नो, लेट देम स्टैंड, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनको खड़ा रहने दो। इनको किनको? वही ऊपर पहली लाइन में किसकी बात हुई? पत्तों की बेटा बात हुई, तो नहीं, इनको लेट देम स्टैंड, इनको खड़े रहना। टिल फ्लावर आर एट हैंड, ठीक है, यहाँ तक कि इनमें फूल निकल आए। एट हैंड होना, इसकी भी मीनिंग्स आपके ग्लोसरी में दिए हुए पेज नंबर 11 पे अगर साथ साथ देखते जाएं। समथिंग दैट हैज अपीयर्ड एंड इज अराउंड, वो चीज जो कि मौजूद हो और इर्द गिर्द बहुत बड़ी मकदार में मौजूद हो। तो यहाँ पे दोबारा से अगर इस लाइन को पढ़ें हम, क्या कह रहा है? टिल फ्लावर्स आर एट हैंड, जब तक इधर फूल इर्द गिर्द ना आ जाएं इनको खड़ा रहने दो।
रिक्वेस्ट कर रहा है पेड़ उस मौसम से कि नहीं करो। ये कौन से मौसम की बात हो रही है? सर्दियों के मौसम की बात हो रही है। ऑल ट्रेम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू द रूट केम द प्ली। प्ली क्या होता है? इमोशनल रिक्वेस्ट करना किसी से, बहुत प्लीज, जैसे आप लोग अपनी मम्मी से मांगते हैं कि जनाब वो मुझे जरा लंच के लिए 20 रुपए दे दें, या और कोई रिक्वेस्ट अपनी कोई फरमाइश मांगनी होती है, तो उसमें डेफिनेटली गुस्सा तो बाद में दिखाता है बंदा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही तरतीब से और बहुत ही रिक्वेस्टिंग अंदाज में करते हैं। तो व्हाट वी आर कॉलिंग इट, वी कॉल इट प्ली। प्ली करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। तो वो कह रहा है कि नहीं जी, जो दरख्त है ऊपर से नीचे तक इसको बरकरार रहने दो, उसको छेड़ो नहीं। सही है। तो विंटर सीजन की ये गुफ्तगू थी ट्री के साथ। एक तो बात ये पता चल गई। अब अगले अगले स्टेंजा में चलते हैं। स्टेंजा पता है ना आपको किसे कहते हैं? स्टेंजा जो है एक मुकम्मल बंद को हम कहते हैं, और उसके अंदर एक मैसेज कंप्लीट मुकम्मल हो चुका होता है। फ्लावर अनफोल्डिंग द बर्ड ग्लैडली सन। फ्लावर अनफोल्डिंग, फ्लावर खुल रहे हैं। अभी कौन से मौसम की बात हो रही होगी जहाँ पे फ्लावर खुल रहे हैं? हाँ जी, जल्दी से बताएं कौन से मौसम की बात हो रही होगी। डेफिनेटली ये आपका मौसम जो है, ये बाहर का मौसम आ गया। अनफोल्ड हो रहे हैं फ्लावर, और बर्ड ग्लैडली सन, परिंदे भी चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं। परिंदों के चहचहाने को हम चिरिपिंग भी कहते हैं, CHRIPPING, चिरिपिंग। और सन भी कहते हैं इसी तरह। शैल आई टेक देम, अब कौन सवाल कर रहा है, क्या मैं ये ले लूं? यानी अब फूलों को ले रहा है, अब फूलों को ले। द विंड सेड, वो हवा जो है क्या कहते हैं, एंड मैरिली स्विंग। मैरिली स्विंग का मतलब क्या होता है देखेंगे। एक वैसे तो ये मजहबी लफ्ज है मैरिली, और इस मैरिली के मीनिंग्स होते हैं आपके पास खुशी के साथ कोई फेस्टिव, कोई फेस्टिवल, मजहबी कोई चीज निपटाना। क्योंकि ये क्रिश्चियन पोएट है और इसने अपने क्रिश्चियनिटी का, तो उस वक्त वो एक बाहर के मौसम के अंदर ये लोग फेस्टिव अपना फेस्टिवल करते, तो वो उसका हवाला दी। शैल आई टेक देम, यानी हवा ने कहा कि क्या मैं ये फूल ले जाऊं? ओ माय नो नो, लेट देम स्टैंड, नहीं नहीं इनको लगे रहने दो, टिल द चेरीज आर रिटर्न। पिछले स्टेंजा में अगर आप देखें तो वो पत्तों और बर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। इस स्टेंजा के अंदर किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो बेटा? अगर आप देखें तो फूलों के लिए, नहीं इनको लगे रहने दो, यहाँ तक कि इन पे चेरीज आ जाए। इसका मतलब ये जो पौधा था ये किसका पेड़ है? ये चेरीज का पेड़ है। ठीक है। प्रोटेस्ट द ट्री, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज में हुज्जत करना, किसी चीज में आपने एहतजाज करना होता है। ठीक है। वाइल इट क्यूरिंग हंग, वाइल इट क्यूरिंग हंग, क्यूरिंग किसे कहते हैं? शेकिंग स्लाइटली, यानी वो हवा गुस्से में या तो तेज चल रही होगी जिससे पौधे लहलहाते हैं। ठीक है। तो वही उसका जो है क्यूरिंग हंग है कि उसने लहलाते हुए उससे प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया हवा से, नहीं नहीं इन फूलों को इधर ही ट्री पे, दरख्त पे ही रहने दो। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? उसके बाद तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं। द चेरीज केम फोर्थ नीथ द सन ग्लोइंग आइज। अब बाकायदा इनमें चेरीज नजर आ गई हैं। अगर आप इसमें देखें, नजर आ रही है, ये चेरीज लगी हुई भी हैं, और ये बच्ची भी यहाँ पे खड़ी हुई, साथ में चेरीज लटकी हुई। वो कह रहा है कि जनाब ये सूरज के साथ चेरी, शैल आई टेक देम। अब फिर कोई कोई पूछ रहा है, और कौन पूछ रहा है कि मैं इसको ले लूं? रोजी यंगल, एक छोटी सी बच्ची गुलाबी, क्योंकि धूप पड़ रही है उसके चेहरे पे, तो चेहरा गुलाबी हो गया। रोजी यंग से खूबसूरत। एगर, एगर क्या है? यानी जिद करते हुए। एगर कहते हैं किसी भी चीज को, मुझे बहुत पसंद है कोई चीज, तो उसके लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगा? एगर का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे एगरली, किसी भी चीज को बहुत शौकी अंदाज में वो चेरी को पूछ रहे, ओ माय यस यू कैन, हाँ हाँ तुम ले सकती हो। अब पौधा जवाब दे रहा है क्योंकि फल पक चुका है, तो लिहाजा वो फल वो लड़की को कहता है कि तुम ले सकती हो। आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक, मैंने इसको रखा। आई हैव केप्ट देम, मैंने इसको रखा, फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए। ठीक है। वो कहते हैं फॉर गॉड सेक प्लीज चुप हो जाओ, अल्लाह के लिए चुप हो जाओ। तो गॉड सेक के बजाय योर सेक। अब आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखेंगे तो यू विल आल्सो लर्न द थिंग्स। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे लो बेंडिंग एज ब्रांचेस, अपनी शाखें थोड़ी सी उसने नीचे की, हवा चलती। द ट्री ब्राउड देम नी, और उसको करीब ले आया उस बच्ची के, ताकि वो बच्ची वहां से उसको तोड़ सके, किसको? चेरीज को तोड़ सके। कैसी लगी आपको ये पोयम? इस पोयम का अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो हमने दो तीन बातें इसमें सीखी। एक तो दो तीन मौसमों का जिक्र हो रहा है कि किस तरह से जो प्लांट है वो पहले फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, और फिर उन फलों को लोगों के लिए। और दूसरा ये देखें, इसने सबको मना कर दिया, इस दरख्त ने सबको मना कर दिया। आप देखें वो जो फ्रॉस्ट सीजन था उसको भी मना कर दिया, भाई मुझे हाथ ना लगाओ। इसी तरह नहीं, अपने आप को सेफ रखा। फिर जब फूल आए तो तेज तेज हवाएं चल रही थी बाहर के मौसम में, उनको भी मना कर दिया। लेकिन उसने फाइनली ये उस बच्ची के लिए, यानी वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें उसने अलाउ किया कि नहीं जी ये फल आप खाएं, और मैंने आपके लिए ये फल जो है संभाल के रखा हुआ था। तो मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज टू
पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो हैं इसके हमारे पास मेन आइडिया के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पहली बात तो बेटा इसके अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि हाउ ट्री स्टूड, किस तरह से ट्री जो है वो खड़ा हुआ है। मैं लिखवाऊंगा अभी, अभी आप परेशान ना हो, समझिए आप सिर्फ इसको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे कि हाउ ट्री स्टूड, ट्री कैसे खड़ा हुआ है और किस तरह से जमाने के सर्द और गर्म को फेस करता है। तो इससे इसकी मुस्तकिल मिजाजी पता चलती है कि वो दरख्त या वो ट्री किस लिए बनाए जाते हैं, इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो छांव दें, स्कॉर्चिंग हीट से बचाने के लिए, चाहे वो फल दें हमारा पेट भरने के लिए, या हमें और भी बहुत सारी चीजें पौधों से मिलती है, मेडिसिन तक आपको पता होगा कि पौधों से मिल रही होती हैं। ठीक है बेटा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इट ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द ट्रीज, दुनिया के जो लोग हैं, हम लोग यानी कि, और ट्री सबको मना कर सकता है, लेकिन वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने चूंकि उसको तख्लीक की है, तो बीइंग अ ह्यूमन वी कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स व्हिच वी कैन रीप फ्रॉम द ट्री। ट्री से जो चीजें हम हासिल कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या हो गई, हमारे लिए फायदेमंद हो गई। मजा आया ना इस पोएम के अंदर। यहाँ पे होम असाइनमेंट डे 1 और डे 2 की 2 चीजें हैं बेटा, दोनों में भी आपको करवाता हूँ साथ साथ। सेंट्रल आइडिया विद द पोएट्स इंट्रोडक्शन, पोएट इंट्रोडक्शन पेज नंबर 11 के सबसे टॉप के ऊपर लिखा हुआ है बोजार्न्स जैरलिन के बारे में तमाम की तमाम चीजें, वो तो वहीं से आपने कॉपी करना है जो हमने लेक्चर के शुरू में लिखा था। बट द सेंट्रल आइडिया वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे साथ साथ कि व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। लेकिन उसके बाद हम आगे भी मजेदार चीजें करने वाले हैं इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन और दूसरी चीजों को भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम डे 1 के होमवर्क को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद डे 2 के होमवर्क को करते हैं। मैं उसको शट डाउन करता हूँ यहाँ से, और इसमें वर्ड की हम फाइल खोल लेते हैं कोई सी भी एक, ताकि हम अपने काम को लेके चल सकें। और ये लो भाई, मैंने फाइल ओपन कर ली और मैं आपके सामने लाइव लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें प्लस हो माइनस हो, तो चीज़ें सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ट्री, ये आपने इस तरह से हेडिंग डाली। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज़ों का पता चलता जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आगे चलने की। तो सेंट्रल आइडिया के बाद मजीद जो हमारे पास काम है, टाइम है, उसके अंदर हम ये काम कर लेते हैं साथ में। ये आपने इसको बड़ा किया और उसके बाद आपने कहा कि सर इसकी साइज जो कि नज़र आना चाहिए, तो थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया आपने। तो उसके बाद इसमें पहली चीज़ इंट्रोडक्शन टू पोएट है, टू पोएट। ठीक है, और ये आपने पेज नंबर 11 से लिखना है, मैंने पढ़ के सुना दिया था। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया की हेडिंग डाली आपने, पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। मैं लिख के भी रख सकता था, लेकिन बेटा फिर आपको पता कैसे चलेगा किस तरह से पोएम इज टू फोल्ड, यानी 2 सेंट्रल आइडियाज हैं इसके। ठीक है, टू फोल्ड है, टू फोल्ड का मतलब 2, ताकि आपको पता चले। लिख के रख देता तो समझ में नहीं आती। ठीक है, 1 इट डिपिक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड trees, as trees have been made for welfareness of human। इसकी स्पेलिंग में एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं। वेलफेयरनेस कह रहा है कि नहीं है, तो सर वेलफेयर लिख लेते हैं इसके अंदर, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड इट प्रोवाइड्स many things to human। ठीक हो गई बात। ये जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट वगैरह, आप चाहें तो थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा क्या सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का? सेकेंडली, दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ डिफरेंट सीजन्स, सच एज, कौन कौन से सीजन हमने पढ़े इसमें? विंटर पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है? आप लिख लीजिए, सच एज विंटर एक्सेट्रा। ठीक हो गया, आपने बाहर के मौसम को भी पढ़ा है, डिस्कस किया, आगे और भी कर सकते हैं। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक और बात लिख लेते हैं फाइनली, या अंग्रेजी अगर आपने लिखनी सीखनी है प्रॉपर तो उसको इस तरह से लिखें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी
ठीक है, आखिरी बात तो है, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, चाहे तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या बात थी हमारे पास ये कि वी एज ह्यूमन शुड बी गुड इनफ फॉर others and help them for the sake of क्या, for the sake of humanity। ठीक है, इंसानियत के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए। बस मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है बेटा। तो ये तो डे 1 का होमवर्क हो गया, बाकी डे 2 का होमवर्क क्या था उसको दोबारा देखते हैं एक नज़र, ताकि हमें पता हो चले कि जी डे 2 के होमवर्क में हमने ये काम करना है। क्या था डे 2 के होमवर्क में? एक्सरसाइज ए और बी करनी है, पेज 11, 12 एंड 13। इसको भी जरा सा ये थोड़ा सा साउंड आपको डिस्टर्ब किया होगा, ये कुछ कंप्रेशन फाइल्स लगी हुई थी, वो डाउनलोड हो गई थी, तो उसका आ रहा था, माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं, पेज नंबर क्विकली ए पे आते हैं, और ए पे क्या कह रहा है जरा सा जल्दी से खोलें। कह रहा है बिलो इज इन कंप्लीट समरी ऑफ अ पोएम। तो आपका एक सवाल एक सा क्या हो गया, एक तो हमने सेंट्रल आइडिया लिखा, दूसरा यहाँ पे समरी की बात कर रहा है बेटा। तो समरी और सेंट्रल आइडिया में क्या है? सेंट्रल आइडिया टू द पॉइंट मैसेज ऑफ द पोएम के बारे में बात करता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समरी एंड सेंट्रल आइडिया, तो समरी इज अबाउट what is being taught or denominated in the lecture। उसमें क्या कुछ तो सब डिटेल बतानी है आपने, तो समरी हो गई। और अगर मैसेज बताना है तो वो सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। जरा जल्दी जल्दी इसको करते जाते हैं, मैं खाली जगह को भी भरता जाऊंगा, पढ़ता भी जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक्स में पहले भरें, फिर इसको कॉपीज पे कीजिएगा और जब सबमिट कराएगा। एक्सरसाइज ए कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग लाजमी करनी है आपने, अगर आपने रीडिंग नहीं की तो काम आपका खराब हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ते जा रहे हैं। द पोएम ट्रीज इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डैश ऑन ट्रीज। किसके बारे में? अभी हमने सेंट्रल आइडिया में देखा, इट इज अबाउट चेंजिंग द सीजन्स ऑन द ट्रीज। तो खाली जगह में क्या आएगा? सीजन्स। इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डैश एंड डैश। किस किस दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है? प्लांट एंड ह्यूमन। याद आ गई बात? अभी हमने लिखा है सेंट्रल आइडिया में, देखो सेंट्रल आइडिया लिखते ही बहुत सी बातें खुद ब खुद होने लगी। तो दोनों डैश में क्या आएगा? सेकंड और थर्ड में प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, ईच सीजन हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द प्लांट। पीछे हमने देखा विंटर ने अलग इफेक्ट डाला और क्या कहते हैं ऑटम ने अलग इफेक्ट डाला, तमाम सीजन्स ने। व्हेन द डैश ऑफ द विंटर फॉल ऑन ट्रीज, क्या गिरी थी भाई उधर? फ्रॉस्ट, फ्रीजिंग स्नो जो है वो गिरी थी, तो फ्रॉस्ट FROST फ्रॉस्ट आ जाएगा इस ब्लैंक में। इट विथर, विथर किसे कहते हैं हम? वो खुश्क कर देती है। जब बर्फ गिरती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती ना उसको, पत्तों को, तो वो उसको क्या करती है? खुश्क कर देती है। तो विथर द बर्ड्स, वो जो कोंपले हैं वो खुश्क हो जाएंगे। आपको मीनिंग्स भी आती है, विथर को मुश्किल वर्ड में जरूर लिखिएगा। वंस द बर्ड आर श्रंक द फ्लावर विल नॉट ब्लूसम। फूल नहीं खिलेंगे, जब वो श्रंक हो जाएंगी, बर्ड बंद हो जाएंगी, तो फिर कहाँ से फूल आएंगे? नहीं आएंगे। तो BLOSSOM ऊपर अगर आप देखें तो बॉक्स में सारी स्पेलिंग्स दी हुई है, अगर कहीं मिस करें तो वहां पे आप देख के कर सकते हैं। इफ देयर आर नो फ्लावर, अगर कोई भी फूल नहीं होगा, देन देयर विल बी नो फ्रूट इधर, उसमें फल भी नहीं आएगा। जब फूल ही नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा भाई? इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में फ्रॉस्ट डैश टू फॉल ऑन द बर्ड। फ्रॉस्ट ने यानी वो जो बर्फ ने क्या किया था? थ्रेटन, ऊपर देखें उसने खौफजदा किया था उसको कि क्या मैं सब ले लूं, क्या मैं सारी वर्ड्स बंद कर दूं? थ्रेटन आएगा THREATEN। ठीक है, बट द होल ट्री फ्रॉम इट्स डैश टू इट्स टीप। ठीक है, कहां से कहां तक? फ्रॉम इज डैश, रूट से, जड़ से लेके इसकी टिप तक, टॉप तक जो है वहां अगर आप देखें फर्स्ट स्टैंजा पढ़ें तो अगर फर्स्ट स्टैंजा में आप देखिए तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा लाइन नंबर 4 में, टिल द फ्लावर आर एट हैंड, और उसके बाद लाइन नंबर 5 में लिखा ट्री टॉप टू रूट। तो यहाँ पे रूट्स आएगा खाली जगह में। और क्या किया था उन्होंने? प्ली किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे प्ली का ऊपर जो आपको दिया हुआ प्लीड दिया हुआ है, ठीक है, PLEADS, प्लीड्स विद द फॉरेस्ट नॉट टू फॉल, कि मुझ पे बर्फ ना गिरो, सो डेट द फ्लावर कैन ब्लॉसम। ठीक है, और सेकंड स्टैंजा में क्या था? कौन उधर उसको थ्रेटन कर रहा था? विंड, हवा, WIND, विंड। इस खाली जगह में आएगा विंड। द विंड नोज दैट इफ इट ब्लोज वेरी हार्ड देन द फ्लावर्स एंड द अदर ट्रीज वुड फॉल ऑन द अदर ट्री। फ्लावर दूसरे के ऊपर जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। द ट्री वंस अगेन प्लीड, दरख्त ने एक बार और जो है क्या कहते हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या करो, उस सेकंड फोर्स ऑफ नेचर, फर्स्ट फोर्स ऑफ नेचर क्या थी? फ्रॉस्ट। सेकंड फोर्स ऑफ नेचर क्या है? विंड।
तो उसको भी रिक्वेस्ट किया कि भाई इस तरह से मेरे ऊपर ना गिरो, नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्लावर एज दे आर अबाउट टू स्प्रिंग डैश। क्या पैदा करने वाले? स्प्रिंग का यहाँ पे मीनिंग जो है वो पैदा करने के लेंगे हम। तो क्या, जैसे हम लोग ऑफ स्प्रिंग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो इसी तरह से वो फूल क्या पैदा करने वाले, किस चीज का पौधा था? चेरीज का। तो यहाँ चेरीज आ जाएगा। और आखिरी स्टेंजा में क्या था? इन द लास्ट स्टेंजा लिटिल डैश। कौन आई थी भाई उस तस्वीर में? अगर आप देखें तो आ लिटिल गर्ल, वो बच्ची आई थी ना, आ लिटिल गर्ल लुक एट द चेरीज दैट आर द हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, शी आस्क्ड द ट्री फॉर डैश टू प्लक। प्लक करना होता है तोड़ने को, देम टू ईट। यानी अब उसने किस चीज के लिए क्या कहा था उसने कि जी मैं ये तोड़ के खा लूं? उसने रिक्वेस्ट की थी, परमिशन मांगी थी, ठीक है। वहां हमने जुमला पढ़ा था एगरली क्राई, ठीक है। द ट्री ग्रेडली डैश डाउन, वो जो है क्या कहते हैं, दरख्त ने अपना सर खम कर दिया था। तो बो करना, सर को खम करने को कहते हैं, सर झुकाने को कहते हैं, बोज डाउन आएगा। सो दैट द गर्ल कैन प्लक एट द चेरीज एंड इट टेल्स द गर्ल दैट इट हैड बीन डैश द चेरीज जस्ट फॉर हर। अगर वहां आप देखें तो वहां दरख्त ने क्या कहा था कि मैंने ये तुम्हारे लिए रखी हुई है। तो इट हैड बीन सेविंग द चेरीज, यहाँ पे जो है मैंने सेव करके रखी थी चेरीज, किसके लिए? तुम्हारे लिए। भर गई सारी खाली जगह, कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया। लेकिन बेटा जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उसी तरह से आपने बार बार रीड करना है, उसको रीड किए बगैर आपने आगे काम नहीं करना है, ठीक होगी बात ये। उसके बाद आपसे कहा गया है, क्या था अगला हमारे पास असाइनमेंट, क्या होमवर्क आपके लिए रेडी किया गया है? आपने कहा कि जी पेज नंबर 12 पे भी जो है आपके पास एक्सरसाइज बी जो है वो करनी है आपने पेज नंबर 12 पे, और इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में जो सबसे बड़ी एक चीज है, इसको ऊपर सबसे टॉप पे देखें आप, लिमरिक्स लिखा हुआ है, LIMERICK, लिमरिक्स। ये लिमरिक्स क्या होती हैं? जैसे अब आप कहें जी वो आया जोर से, है ना, और हमने खुशी मनाई गौर से, तो ये आपने क्या किया? तारीफ भी कर रहे हैं और जुमलों के काफिया मिला रहे हैं, जरूरी नहीं कोई मतलब हो। तो लिमरिक्स आर लाइक अ पोएम, जिसमें आप आपस में बैठकर बात करते हैं और एक शायराना अंदाज में जुमले को, बात को बयान कर रहे होते हैं। समझ में आया सबको कि जी जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा? तो ये भी लिमरिक होगी, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो उर्दू में हमने बात कर ली। तो इसी तरह से ये लिमरिक दी हुई है, इसको हमें पैटर्न को पूरा करना है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द पोएम इन द लिमरिक पैटर्न। तो देयर वाज once a young lad from dash, अभी हम नहीं भरेंगे, हम दूसरी लाइन भी पढ़ेंगे ताकि दो दो के जोड़े बन जाए। who wanted to sail to dash। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये कहूँ लेड, वैसे लड़के को कहते हैं LED, लेड, लेड माने बॉय, लेड लड़के को कहते हैं। देयर वाज अ वंस यंग लेड फ्रॉम डैश, कहाँ से एक लेड था? तो अगर आप देखें तो नीचे वाले में तीनों मुल्कों के नाम लिखे हुए, ऊपर में सिर्फ एक ही मुल्क का नाम लिखा हुआ। इसका मतलब ये वो पहले वक्त, क्योंकि काफिया में लाना है ना हमने, तो यहाँ पे हम खाली जगह मिलाएंगे। यानी पहले वाले में फिनलैंड आ जाएगा। अब ऊपर फिनलैंड आ गया तो वो कहाँ जाना चाहता था? सेल करना चाहता था। अब नेपाल में तो समंदर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में रिवर थीम्स है, तो रिवर थीम, इसका मतलब सेकंड में इंग्लैंड आ जाएगा। जरा से दोबारा पढ़ते हैं। देयर वाज वंस अ लैड फ्रॉम अ फिनलैंड हु वांटेड टू सेल टू इंग्लैंड, है ना, बन गया ना लिमरिक। अच्छा अब अगले वाले पे आ जाए। ही वाज नॉट डैश फाइंड ब्लाइंड ओल्ड, तीन चीजें, बट फिटेड टू लूज हिज डैश, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर आपस में जोड़े बनाने, फेट हैड इट एंड ही वाज स्टक इन डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? फाइंड तो नहीं, तलाश तो नहीं कर रहा, वो तो फिनलैंड में रहता था और इंग्लैंड में जाना था, और बूढ़ा भी नहीं है, शक्ल में देखें ऊपर तस्वीर में दिखाया हुआ है। तो ब्लाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन, और ब्लाइंड है तो ब्लाइंड कभी भी बेवकूफ तो नहीं होता, तो लिहाजा वो ही फेटेड टू लूज हिज माइंड, यहाँ पे हमने बात माइंड की ले ली। ही वॉज नॉट ब्लाइंड बट फेटेड टू लूज हिज माइंड, फेट हैड इट, ही वॉज स्टक इन मिडलैंड। ऊपर पहले वाले से हमने वापस मिला दिया इसको, नेपाल और इंग्लैंड नहीं आएगा, बल्कि वो मिडलैंड में फंस गया, दरमियान में ही फंसा रह गया, क्योंकि वो फैंटेसी क्रिएट कर रहा था। थोड़ा सा रिमेक होना चाहिए। अच्छा इसमें चॉइसेस ये फाइनल नहीं है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से बनाएं, आप आपस में अपने भाई बहन के साथ करें। आप क्लास 5 में कोई भाई है, सेकंड में है, आपसे बड़ी क्लास में, तो आप आपस में बैठ के बात करें कि जनाब हमने ये बातें करनी है, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह से ये दूसरी वाली आपने खुद से जो है वो पूरी करनी है, चाइना वाली, जो आपको एक खातून बैठी है। कोशिश कीजिएगा, मैंने सारा काम करा दिए, इतने बड़े सेकेंडरी के बच्चों को सब चीजें तो नहीं करानी चाहिए, तो लिहाजा अब आपने ये तो आपका असाइनमेंट तो मैंने कर दिया, जो होमवर्क थे सेंट्रल आइडिया भी बता दिया हमने, एक्सरसाइज ए जो की है उस पर हमने पोएम भी लिख ली है। हमें आ गई है बहुत अच्छे से पोएम लिखना, आ गई है ना। ए में कॉम्प्रिहेंशन जो समरी हमने लिखी थी, इसी तरह से बी भी हमने कर लिया, जिसमें हमने लिमरिक एक नई चीज सीखी। और लिमरिक्स क्या होती है? जिसमें हम आपस में बात करते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब ये क्या है, ये लिमरिक है, इसके अंदर क्या हो गया आपके पास एक शायराना बात आ गई। तो सिमिलरली यू कैन से समथिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इफ यू वांट वेल यू हैव टू डू वेल, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप अच्छा करें, एक मीनिंग ये हो गए। और जो मैंने जुमला बोला इफ यू वांट वेल, वेल वेल्दी से निकला भी है, तो अगर वेल का मतलब आप दौलत चाहते हैं तो आप अच्छा काम कीजिए, ठीक। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो एक होमवर्क बेटा मैं अपनी तरफ से अगर बढ़ा दूं तो अपनी मर्जी से 2 लाइन या 4 लाइन की एक लिमरिक लिख के दिखा दीजिए, कुछ भी मस्ती में, ठीक है। सब मीनिंगफुल होना चाहिए तो, और लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंग्स नहीं चाहिए। ये नहीं कि जरूरी हो कोई मैसेज हो, मैसेज ना भी हो, एक दूसरे से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम बात करते हैं, मेरी बात सुन लो दोबारा वरना यहाँ से चले जाओ, है ना। इस तरह की बातें आप कुछ भी यानी कि जोड़ें, उसको काफिये को जोड़ के बस कर दें। तो दैट इज व्हाट द लिमरिक इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं राइट, एक तीसरी चीज हम बनाते हैं, राइट द लिमरिक ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी की लिमरिक, चाहे उर्दू में लिख के उसको इंग्लिश कर लें, चाहे डायरेक्ट इंग्लिश में लिखें, बट ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। गलत होगी बेटा कोई मसला नहीं, इट इज नॉट द ग्रेडेड वन, आपके नंबर में इसमें नहीं काउंट कर रहा, लेकिन आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, पोएम भी समझ में आई होगी और सारी चीजें डिटेल में होंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह हाफिज।